हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आपके सारे अमेंडमेंट्स जो आए हैं फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन फॉर सीए इंटर। तो टोटल अमेंडमेंट जो आए हैं वो आए हैं आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में, कॉम्पोजिशन चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड ई वे बिल के चैप्टर में। इस लेक्चर में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट और आपका जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसको छोड़ के बाकी के सारे अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं। ये जो अमेंडमेंट्स है इनपुट टैक्स क्रेडिट और कॉम्पोजिशन, उसके लिए हम पूरे के पूरे जो क्लास आपके कॉम्पोजिशन स्कीम का तो हमने ऑलरेडी आपका पूरा जो लेक्चर है वही रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हम एक अलग से रिकॉर्डिंग डाल देंगे। चलिए सर, अब बात करते हैं पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स की। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अमेंडमेंट जो हुआ है पहला, दैट इज पर्टेनिंग टू योर सेक्शन 22 जो बात करता है थ्रेशोल्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन की। इस सेक्शन में क्या किया गया देखिएगा, एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। प्रोविजो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टेट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, स्टेट और काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एनहांस कर सकती है एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम 20 lakhs to such amount not exceeding rupees 40 lakhs in case of supplier who is engaged exclusively in supply of goods subject to such conditions as may be notified। तो बेसिकली ये प्रोविजो बोल रहा है, प्रोविजो पावर दे रहा है गवर्नमेंट को लिमिट एनहांस करने की फ्रॉम 20 lakhs to 40 lakhs इन केस ऑफ अ पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स। उनके केस में ये लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बेसिकली ये जो प्रोविजो है, ये प्रोविजो जब नहीं भी था तभी भी लिमिट, एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट सप्लायर्स ऑफ गुड्स उठा रहे थे। कहाँ से उठा रहे थे? तो वो उठा रहे थे बेनिफिट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सीटी रेट का नोटिफिकेशन था जो एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट दे रहा था। अब उन्होंने वो नोटिफिकेशन के बजाय सेक्शन में ही ये डाल दिया है पावर कि गवर्नमेंट लिमिट को एनहांस करके 20 लाख से उसको 40 लाख तक कर सकती है, प्रोवाइडेड स्टेट एंड रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हो तो। एंड ये किसके लिए है? ये सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए। तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो होंगे उनके लिए लिमिट आज भी 20 लाख की ही है। चलिए सर, अब एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है देखिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन a person shall be considered to be engaged in exclusive supply of goods। कि हम इस सेक्शन के लिए, इस सबसेक्शन के लिए लोगों को गुड्स के सप्लायर मान लेंगे अगर वो लोग इवन इफ ही इज एंगेज्ड इन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, भले ही वो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे होंगे, प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। मतलब एक व्यक्ति अगर कोई सर्विस दे रहा है जिसके बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है इंटरेस्ट या डिस्काउंट के नाम से, लोन देता है और उसके बदले में इंटरेस्ट या डिस्काउंट के नाम पे पैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है सेविंग अकाउंट में, उसके बदले में आपको सेविंग इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो सेविंग इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस इज व्हाट एन एग्जेम्प्ट इनकम दैट यू आर रिसीविंग। तो एक व्यक्ति जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पे इनकम अर्न कर रहा है, जैसे सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, एंड इसके अलावा एग्जेम्प्टेड सप्लाईज ऑफ सर्विसेज के अलावा गुड्स में डील कर रहा है एक्सक्लूसिवली, तो भले ही ये मिनिमल पार्ट की सर्विसेज दी है उसने, फिर भी हम उसको मान लेंगे कि ही इज ओनली इनटू एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। इलस्ट्रेशन देखिएगा क्या बोल रहा है। एक सप्लायर ऑफ गुड्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स करता है ऑफ 18 लाख, ठीक है, एंड एग्जेम्प्ट सर्विसेज देता है ऑफ 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 21 लाख हो गया उसका एग्रीगेट टर्नओवर। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अब इस बंदे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बंदे को रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा इलस्ट्रेशन, सप्लायर ऑफ गुड्स है, गुड्स सप्लाई कर रहा है ऑफ 38 लाख, ठीक है, एंड एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहा है ऑफ 3 लाख। तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 41 लाख। तो 40 लाख को एक्सीड कर गया, राइट। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन। देखो दोनों में डिफरेंस समझो। देखो अगर आप एग्जेम्प्ट सर्विसेज करते हो ना,
आप अगर एग्जाम सर्विसेज करते हो अलॉन्ग विद गुड्स, एग्जाम सर्विसेज कौन सी, सिर्फ इंटरेस्ट और डिस्काउंट के तौर पे जो आपको इनकम मिलती है वही, ठीक है। आपने किसी को रेंट पे अपना रेसिडेंशियल घर दे दिया तो वो भले ही एग्जाम्प्ट है, बट वो यहाँ पे नहीं कवर होता। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट इनकम वाली जो आपकी एग्जाम सप्लाईज है सिर्फ वही कवर होगी। अब ये बंदा देखेगा, इसने गुड सप्लाई की 18 लाख के, 3 लाख की उसको सर्विस आ गई, तो ही इज नॉट, अब अगर ये नहीं होता प्रोविजो तो हम क्या समझते, देखिएगा ये एक्सप्लेनेशन अगर नहीं दिया होता तो 18 लाख प्लस 3 लाख 21 लाख हो गया। और ये बंदा एक्सक्लूसिव गुड्स का सप्लायर है क्या, नहीं, एक्सक्लूसिव गुड्स नहीं है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है। तो अब इसको एक्सटेंडेड जो लिमिट है उसका बेनिफिट मिलेगा क्या, तो आंसर इज नो, अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो। बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन नाउ दिस पर्सन इज एबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड लिमिट विच इज 40 lakhs। आई होप ये समझ में आया। बट एक बंदा है जिसने 38 लाख प्लस 3 लाख एग्जाम सर्विसेज दे दी, सेम एग्जाम्पल, सिर्फ गुड्स 38 लाख के सप्लाई किए एंड 3 लाख की सर्विसेज दे दी एग्जाम सर्विसेज, तो यहाँ पे टर्नओवर कितना हो गया, 41 लाख। तो अब ये क्रॉस हो गया है 40 लाख को, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये जो बेनिफिट है ये एक्चुअल में काम कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो ये बेसिकली उन्हीं के लिए काम आएगा जो लोग 40 लाख के अंदर है एंड गुड्स के साथ साथ कौन सी सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ एग्जाम सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बदले में उनको पैसा इंटरेस्ट या डिस्काउंट के नाम पे मिल रहा हो, यही लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, सेक्शन 22 हैज बीन अमेंडेड विथ फाइनेंस एक्ट 2019 वेयर इन थ्रेशोल्ड लिमिट कैन बी एनहांस्ड टू 40 lakhs फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स via issuance of notification, but presently no notification issued, therefore currently enhanced threshold जो है वो एप्लीकेबल है। आज भी 40 लाख का बेनिफिट मिलता है, ये जो है इस सबसेक्शन के अंडर, ये प्रोविजो के अंडर आज तक कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है। तो आज भी जो बेनिफिट आ रहा है वो किसके अंडर, वो जो 40 लाख का बेनिफिट ले रहे हैं लोग एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, वो इसके अंदर नहीं ले रहे हैं, वो किसके अंदर ले रहे हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं अंडर सेक्शन 22(2) रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 CT। इस नोटिफिकेशन के तौर पे वो एनहांस लिमिट का फायदा उठा रहे हैं। जब इस सेक्शन के अंडर ये वाला जो प्रोविजो है इसके अंदर नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा तो बेसिकली पुराना वाला जो नोटिफिकेशन है 10/2019 वो रिडंडेंट हो जाएगा। चलिए सर, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं एक प्रोसीजरल चेंज की जो आया है, सेक्शन 25 6A 6B 6C 6D, ये सब सेक्शन ऐड किए गए हैं 4। आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 25 जो था ना वो बात करता था प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसमें 4 सब सेक्शन ऐड कर दिए गए हैं, 6A 6B 6C 6D। सबसे पहले बात करते हैं 6A की। 6A क्या बोलता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब 6A इज एप्लीकेबल फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। ध्यान से सुनना, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो, क्या करेंगे, अंडरगो ऑथेंटिकेशन फॉर और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। या तो आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे या प्रूफ देंगे क्या हमारे पास आधार है। इन सच फॉर्म एंड मैनर, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, इन सच फॉर्म और मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब इससे होगा, रूल से प्रिस्क्राइब होगा, ठीक है। क्या करेंगे देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट इफ एन आधार नंबर इज नॉट असाइंड, एक व्यक्ति है रजिस्टर्ड पर्सन है बट उसको आधार नंबर ही असाइन नहीं हुआ, सच पर्सन शैल बी ऑफर्ड एन अल्टरनेटिव एंड वायबल मीन्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो उसको हम डिनाई नहीं कर देंगे क्या, हम जीएसटी नंबर नहीं देंगे ऐसा है क्या, नहीं, बट उनको हम क्या करेंगे, अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना या प्रूफ ऑफ पोजेशन देना, उनका एड्रेस प्रूफ देने के लिए उनको हम एक वायबल मीन्स प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन, या फिर अगर आपसे फेलियर हो जाता है आधार ऑथेंटिकेशन करने में, या फिर आप प्रूफ ऑफ आधार नंबर फर्निश नहीं कर पाते, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास आधार नंबर ही नहीं है, तो हमने जो अल्टरनेट या वायबल मीन्स दिया था वो भी आपने नहीं किया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जो आपको अलॉट कर दिया गया था उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम डीम कर लेंगे दैट इज
invalid, and other provision of this shall apply as if such person does not have registration. और बाकी के जो सेक्शंस है वो ऐसे लगेंगे जैसे आपने कभी रजिस्ट्रेशन लिए ही नहीं था। अब ये जो सब सेक्शन है वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, उसको अभी तक ऑपरेशनल नहीं किया गया है। 6A हैज नॉट बीन मेड ऑपरेशनल। बस मैं इसको अगर चार्ट फॉर्म में दिखाऊं तो एक रजिस्टर्ड पर्सन, उसके पास अगर आधार नंबर है तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि उसके पास आधार नंबर है, ही इज इन पोजेशन ऑफ आधार। तो या तो वो आधार ऑथेंटिकेशन करेगा या फिर कोई और मीन्स के थ्रू, जो रूल्स में हम बताएंगे उसके थ्रू वो प्रूफ कर देगा कि उसके पास आधार नंबर है। आधार नंबर जिन लोगों के पास नहीं है उनको हम एक सेपरेट दूसरा आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताएंगे जो हम रूल्स में तय करके बताने वाले हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बताएगी। बट अगर एक व्यक्ति ना ही वो आधार वाला ऑथेंटिकेशन करता है ना ही वो दूसरा वाला मेथड जो प्रोवाइड किया गया वो करता है, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको अलॉटेड है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन है ना, ये सबसेक्शन आने से पहले जो लोग रजिस्टर्ड थे तो उनके लिए प्रोसीजर बताया गया। तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हम ऐसा मान लेंगे कि इट इज इनवैलिड, एंड बाकी के प्रोविजंस ऐसे अप्लाई किए जाएंगे एज इफ ही इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये जो प्रोविजन है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं किया गया। आई होप आपको समझ में आया क्या बात लिखी गई है यहाँ पे। चलिए 6B क्या बात करता है? 6B बात करता है ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन आने के दिन से लेके आगे तक एवरी इंडिविजुअल, किसके बारे में कर रहा है? इंडिविजुअल के बारे में। तो 6B टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल शैल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाला है। ऊपर जिसकी बात की थी वो कौन थे? जो लोग रजिस्टर्ड है। ये कौन है? इंडिविजुअल जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाला है। तो उसके केस में क्या है देखिएगा, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर इन सच मैनर as government may on recommendation of council specify in the said notification, provided that if an Aadhaar number is not assigned to a registered person, such individual shall be offered an alternate and viable means of identification in such manner as government may on recommendation of council specify in the said notification. और notification issue कर दिया गया है and this provision has been made applicable with effect from 1st of April 2020। चलिए अब इसको समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। है एक्चुअली सेम, ऊपर जो लिखा है उसी के लाइंस में है, बट समझने की कोशिश करते हैं क्या बात लिखी गई है। चलिए देखिएगा, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया है क्या? आंसर इज नो, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल के पास अगर आधार नंबर है, अगर इसके पास आधार नंबर है तो आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया जाएगा, एक प्रोसीजर बताया जाएगा जिसके थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा, ठीक है। अगर इसके पास आधार नंबर नहीं है, ठीक है, आधार अलॉट नहीं हुआ है, तो इन दिस केस उसके लिए एक सेपरेट मैकेनिज्म डिटरमाइन किया गया है जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। तो अब ऐसे लोगों के केस में उन्होंने मेथड जो बताया है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, बट मेथड जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है दैट इज कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आधार ऑथेंटिकेशन तो नहीं कर पाओगे, तो आपके केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपके एड्रेस पे फिजिकली विजिट करेगा। क्या करेगा? फिजिकली विजिट करेगा एंड डिटरमाइन करेगा आपकी आइडेंटिफिकेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस इज द मेथड विच इज टू बी दिस इज द अल्टरनेट मेथड विच इज डन फॉर आइडेंटिफिकेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अगर आपके पास आधार है तो आप ऑथेंटिकेशन करवा लीजिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप कि यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर आएगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा कि एक्चुअल में आप यहाँ से बिजनेस करने वाले हो, एग्जिस्ट करते हो, ये नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। इज दिस क्लियर? दिस वाज रिलेटेड टू योर 6B। टॉकिंग अबाउट 6C। 6C क्या बोलता है?
ऑन एंड फ्रॉम दी डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ऊपर की बात नीचे लिख रहा है, ऊपर वाला इंडिविजुअल के लिए था, ये क्या है देखिएगा, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब ऊपर जो इंडिविजुअल है उनको छोड़ के, shall in order to be eligible for grant of registration undergo authentication or furnish proof of आधार नंबर ऑफ द कर्ता। किसका देगा, कर्ता का, या फिर मैनेजिंग, कर्ता मतलब HUF के केस में कर्ता का देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर अगर कोई कंपनी है, होल टाइम डायरेक्टर अगर कोई कंपनी है, सच नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का देंगे, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी और एसोसिएशन LLP अपना AOP वगैरह होगा तो उनका दे देंगे, ट्रस्ट होगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी एंड सच अदर क्लास ऑफ पर्सन इन सच मैनर एज द गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई इन द सेड नोटिफिकेशन। मतलब अगर इंडिविजुअल है तो ऊपर 6B में जो प्रोसेस दिया है वो फॉलो करेगा, अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो जो करता है उसका आधार नंबर, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर पार्टनर्स का आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा इन केस ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनीज, ट्रस्ट, AOP, इनके केस में आप 6C में फॉल करेंगे। तो इन लोगों का आपको क्या करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर कोई बंदे को आधार नहीं आया हुआ है, समझो कर्ता के पास आधार नहीं है, तो हम एक दूसरा अल्टरनेट मेथड बता देंगे जिसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड इज प्रॉपर ऑफिसर कमिंग एंड विजिटिंग योर एड्रेस विच यू हैव गिवन फॉर रजिस्ट्रेशन। सो ये प्रोविजन को भी इफेक्टिव कर दिया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो ये बेसिकली किसके लिए, अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए। एंड लास्ट वाला जो है वो बात करता है कि प्रोविजन 6A, 6B, 6C शैल नॉट अप्लाई, क्या करेंगे, शैल नॉट अप्लाई टू सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और एनी स्टेट, यूनियन टेरिटरी और पार्ट देयर ऑफ एज द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन। अगर गवर्नमेंट किसी क्लास ऑफ इंडिविजुअल को एग्जेम्प्ट करना चाहता है फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 6A, 6B, 6C, तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा बता सकते हैं कि उन लोगों को ये अप्लाई नहीं करेगा। आई होप आपको ये पूरा जो प्रोविजन था रिलेटेड टू 6B, 6A, 6B, 6C, 6D इज क्लियर। तो एक 6A बात करता है रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST, बट ये प्रोविजन आने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आधार नंबर है, आधार और नंबर नहीं है तो फिर एक दूसरा मेथड दिया जाएगा जिसके थ्रू वो अपना आइडेंटिफिकेशन बताएगा, बट उससे रिलेटेड प्रोविजन अभी तक ऑपरेशनल नहीं की गई है। 6B, 6C से रिलेटेड प्रोविजन ऑपरेशनल कर दी गई है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो 6B में कवर होंगे, अगर देन इंडिविजुअल होंगे तो 6C में कवर होंगे। 6B क्या बोलता है, 6B बोलता है, 6B 6C सेम लाइन्स में है। 6B बोलता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो अगर आधार नंबर है तो वो आधार नंबर से आधार ऑथेंटिकेशन करवा देगा। आधार ऑथेंटिकेशन में कुछ नहीं होता, आपका आधार नंबर डालोगे उसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP आपको आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना पड़ेगा। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फास्ट ट्रैक आ जाएगा, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर ऑफिसर वाले रूट में जाते हो, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप के एड्रेस जो है, आपने जो एड्रेस दिया है उस पर प्रॉपर ऑफिसर आके विजिट करेगा एंड इस प्रोसेस के लिए 21 डेज तक का टाइम लगेगा। तो मतलब रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। और 6D में बेसिकली यही बात बोली गई है कि कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट करना चाहे कि ये प्रोविजंस में नहीं कवर करना है तो उनको बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट बाहर रख सकती है। दिस इज ऑल अबाउट योर अमेंडमेंट्स इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। मूविंग टू दी नेक्स्ट अमेंडमेंट्स, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। तो पहले हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 31A जो बात करता है अबाउट फैसिलिटी। तो देखो टैक्स इनवॉइस वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा सेक्शन 31, आपका सेक्शन 31A अब नया इंसर्ट हो गया है, 32, 33 एंड 34। ठीक है, सेक्शन 31A क्या बोलता है, 31A बोलता है फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स टू रेसिपिएंट। मतलब क्या है देखिएगा, गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। गवर्नमेंट क्या करेगी, इन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को प्रिस्क्राइब कर देगी और बोलेगी
हु शैल प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टू रेसिपिएंट्स। तो ये लोगों को अपने रेसिपिएंट्स को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सुविधा देनी पड़ेगी on supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। तो कल जाके गवर्नमेंट बोल सकती है कि अगर आपका टर्नओवर, मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है तो आपको ये सेक्शन लगेगा एंड आपको अपने जो रेसिपिएंट है उनको यूपीआई, नेट बैंकिंग इसका ऑप्शन देना पड़ेगा फॉर पेमेंट। तो दीज आर व्हाट इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स ऑफ पेमेंट। कोई बंदा है जो बोलता है कि लेट्स से मैं 5 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ बट मैं सिर्फ पैसा लूंगा तो ईदर इन कैश और इन चेक, तो ये नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 31 समझ में आ रहा है। बट अभी तक इस पर्टिकुलर सेक्शन में नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया है एंड ना ही वो लोगों को प्रिस्क्राइब करके बताया है कि कौन लोग इस एम्बिट में आने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू मैंडेटरी प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट ऑप्शन टू इट्स रेसिपिएंट हैव। अभी ऐसा नोटिफाइड क्लास अभी तक नहीं बताया गया है। सो नोटिफिकेशन इज नॉट इशूड येट। पावर दे दिया है कि आप नोटिफिकेशन इशू कर सकते हो बट अभी तक गवर्नमेंट ने किसी को नोटिफाई नहीं किया हुआ। उसके बाद रूल 48(4) बात करता है मैनर ऑफ इशूइंग ई इनवॉइस। तो क्या है देखिएगा, ई इनवॉइस, अब ई इनवॉइस मैंडेटरी कर दिया गया है इन केस इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स ₹500 करोड़। ठीक है, तो क्या बोलता है देखिएगा, ई इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो जिन लोगों को नोटिफाई किया है, नोटिफाई किनको किया है, जिनका टर्नओवर इज मोर देन 500 करोड़। तो notified class of registered person on the recommendation of council by including such particulars as may be as contained in form GST INV 01। तो ये फॉर्म है जिसमें लिखे हुए हैं कि कंटेंट क्या क्या होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर ई इनवॉइस। ई इनवॉइस मतलब कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इनवॉइस अपने सिस्टम पे ही बनाओगे। आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें आप नॉर्मल इनवॉइस बनाओगे और फिर गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट्स दे रखे हैं, उस पे जाके आप ये इनवॉइस के डिटेल्स उस पे पंच करोगे और फिर आपको ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सो बेसिकली आपको अपना इनवॉइस जो आप अकाउंटिंग सिस्टम से बनाते हो वो बनाना बंद करना है कि, तो आंसर इज नो। आपको वो भी बनाना है, उसके साथ साथ एन एडिशनल रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू गो ऑन द वेबसाइट विच इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट एंड प्रिपेयर एन ई इनवॉइस ऑन इट। कंटेंट क्या होंगे जो फॉर्म GST INV 01 में लिखे हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर, आपने एक बार डिटेल्स डाल दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, IRN, दैट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। बाय अपलोडिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट देयरइन ऑन द कॉमन GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। ठीक है, इन प्रिस्क्राइब मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। एवरी इनवॉइस, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी इनवॉइस इशूड बाय सेड पर्सन, सेड पर्सन मतलब जिसको नोटिफाई किया है, इन एनी मैनर अदर देन मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 48(4) शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। मतलब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इनवॉइस इशू कर देता है और ई इनवॉइसिंग नहीं करता, मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके उसके इनवॉइस के डिटेल्स वहां पे पंच नहीं करेगा, तो ये जो इनवॉइस उसने इशू किया है उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको क्या मानेंगे, उसको इनवॉइस ही नहीं मानेंगे सर जीएसटी प्रोविजन में। चलिए फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग इनवॉइसेस इन डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। अगर आप सर्विस के सप्लायर हो तो डुप्लीकेट में, अगर आप गुड्स के सप्लायर हो तो आपको ट्रिप्लीकेट में इनवॉइसिंग करना पड़ता है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स रिस्पेक्टिवली डज नॉट अप्लाई इन ई इनवॉइस। ई इनवॉइस के केस में ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ई इनवॉइस की देखो, नॉर्मल इनवॉइसिंग आप करो, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जो भी करना है, आपने जो इनवॉइस बनाया है उसके डिटेल्स आपको ऊपर जाके किसको देने हैं, पोर्टल को देने हैं, राइट। ऊपर जाके एज एन वो बोलने के लिए आ गया, बट आपको पोर्टल पे जाके वो डिटेल्स पंच इन करना है और उसके बेसिस पे आपको एक IRN नंबर मिल जाएगा। तो वहां पे आपको डुप्लीकेट में निकालना है, ट्रिप्लीकेट में निकालना है, ये सब नहीं करना है। फॉलोइंग इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स, इनको क्या बोलेंगे, IRPs have been notified as common GST electronic portal for the purpose of preparation of e-invoices।
तो ई इनवॉइसिंग जो बनेगा वो आपके नॉर्मल वेबसाइट जो है gst.gov.in इस पे से नहीं बनेगा। ये किस पे से बनेगा? ये बनेगा फ्रॉम दीज पोर्टल्स विच आर मेंशन्ड ओवर हियर एज IRP। तो ये बेसिकली क्या है, www.einvoice1.gst.gov.in, वैसे ई इनवॉइस 2, ई इनवॉइस 3 ऐसे करके ई इनवॉइस 10 तक प्लेटफॉर्म्स है। बेसिकली द रीजन इज क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बना पाए एंड वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। समझो ई इनवॉइस का वेबसाइट पे लोग जितना कैपेसिटी है उतने लोग ऑक्यूपाइड कर रखे हैं, तो आप दूसरे वेबसाइट पे जाके बना सकते हो। यहाँ पे भी ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे भी आप नहीं बना पा रहे तो तीसरे पे जाइए। तो ऐसे 10 साइट्स वो लोग बना रखे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन on the recommendation of council and subject to such conditions and restrictions as mentioned therein, specify that the invoice bill of supply shall have quick response code, sorry। तो कुछ लोगों को अगर गवर्नमेंट चाहे इन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल तो उन लोगों को स्पेसिफाई करके बोल सकती है कि आप अपने टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई पे QR कोड लगाएं। क्या लगाएं? QR कोड मेंशन करें, राइट। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। दिस इज ऑल अबाउट योर टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में दो चेंजेस है। एक है आपका बेसिकली ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऑप्शन देना है नोटिफाइड पर्सन को, ठीक है, बट ऐसे कोई लोगों को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। दिस इज रिलेटेड टू योर सेक्शन 31A। उसके बाद रूल 48(4) क्या बोलता है? वो बात करता है ई इनवॉइसिंग के बारे में, मैनर कैसे ई इनवॉइसिंग इशू किया जाएगा, ये सारी बातें लिखी गई है आपके 48(4) में। ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल इनवॉइस बनाएंगे ही नहीं, आप नॉर्मल इनवॉइस बनाएंगे बट आप जाके क्या करेंगे, आप जो पोर्टल्स लिख रखे हैं वो पोर्टल्स पे जाके आप इनवॉइस के डिटेल्स डालेंगे इन फॉर्म GST INV 01। आप जैसे ही वो डिटेल्स डालेंगे आपको क्या मिल जाएगा? एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें और ये चीज़ बोली गई है कि बिल ऑफ सप्लाई और इनवॉइसेस पे QR कोड डालना गवर्नमेंट आगे जाके नोटिफाई कर सकती है, अभी तक किसी को नोटिफाई नहीं किया है। दिस इज अबाउट योर टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। मूविंग टू योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ई-वे बिल। तो जो अमेंडमेंट है दैट इज रिलेटेड टू योर रूल 138E। एक नया रूल इंसर्ट किया गया है जो क्या बात करता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट A ऑफ फॉर्म GST ई-वे बिल 01। सुनिएगा ध्यान से। GST में ई-वे बिल बनाना होता है अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000 तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। नाउ ये कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है इन रूल 138(1). तो अब देखिए क्या बोलता है। अब ये जो नया रूल इंसर्ट किया है वो क्या बोल रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन रूल 138(1), नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई-कॉमर्स ऑपरेटर और अ कोरियर एजेंसी, कोई भी व्यक्ति, और उनमें कौन आएगा? कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई-कॉमर्स ऑपरेटर या फिर कोरियर एजेंसी, शैल बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट A ऑफ फॉर्म GST ई-वे बिल 01। तो ये लोगों में से किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा टू फिल डिटेल्स इन पार्ट A ऑफ GST ई-वे बिल 01 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। किसके डिटेल्स नहीं डालने देंगे? ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, वेदर एज अ सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर के तौर पे भी नहीं डाल पाएंगे या फिर रेसिपिएंट के तौर पे भी नहीं डाल पाएंगे अगर वो ये 3 कैटेगरी में फॉल करता है। ये 3 कैटेगरीज कौन से हैं? पहला कैटेगरी है बीइंग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो टैक्स पे करते हो अंडर सेक्शन 10, या फिर आप नोटिफिकेशन 2/2019 CT रेट का बेनिफिट उठाते हो। अब ये बेसिकली इसका कुछ इतना रेलेवेंस नहीं बचता क्योंकि दिस नोटिफिकेशन में जिन लोगों को कॉम्पनसेशन स्कीम ऑफर किया था इज नाउ इंसर्टेड इन सेक्शन 10(2)A इटसेल्फ, बट प्रोविजन में चेंज नहीं किया है, जैसा है वैसा ही रखा हुआ है। एनीवेज, तो जो लोग सेक्शन 10 में सेक्शन 10 में कॉम्पोजिशन में है या फिर नोटिफिकेशन 2/2019 में कॉम्पोजिशन का बेनिफिट उठा रहे हैं एंड हैव नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म GST CMP 08, ये एक स्टेटमेंट होता है जो क्वार्टरली भरना होता है, वो अगर नहीं भरा है फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए अगर नहीं भरा है तो यू विल नॉट बी अलाउड टू मेक
ई वे बिल, अगर रेसिपिएंट भी नहीं डाल पाएगा और सप्लायर के तौर पे भी नहीं डाल पाएंगे। या फिर बीइंग अ पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, मतलब इसको छोड़ के अगर आप कोई दूसरे व्यक्ति हो, मतलब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो एंड हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स फॉर कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, मतलब आपने अपना जीएसटीआर 3 भी अगर 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए कंसेक्यूटिव नहीं फाइल किया तो आपको ई वे बिल बनाने नहीं मिलेगा। या फिर बीइंग अ पर्सन अदर देन द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज है, मतलब आप कॉम्पोजिशन वाले नहीं हो, आप रेगुलर हो एंड हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी 2 मंथ्स और क्वार्टर्स एज द केस में बी। अगर आप क्वार्टरली वाले हो तो 2 क्वार्टर का अगर नहीं भरा, या फिर आप मंथली पीरियोडिसिटी वाले हो तो अगर 2 महीने के लिए नहीं भरा तो आप ई वे बिल नहीं बना पाओगे। बट provided that commissioner may on receipt of an application from a registered person, अगर registered person जाके commissioner को application करता है कौन से फॉर्म में, जीएसटी ई वे बिल 05 में, तो जीएसटी ई वे बिल 05 में जाके अगर वो ये करता है, एप्लीकेशन करता है एंड अगर कमिश्नर को लगता है कि देयर इज अ सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, क्या कर सकता है, बाय ऑर्डर जीएसटी ई वे बिल 06 में ऑर्डर पास करके बोल सकता है कि आप ई वे बिल बना सकोगे, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम। वो रिस्ट्रिक्शन जो डालेगा उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने ई वे बिल में इंफॉर्मेशन डाल पाएंगे। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट, रिजेक्टिंग रिक्वेस्ट का ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता विदाउट अफोर्डिंग सच पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो रिजेक्ट, कमिश्नर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, किसको, सामने वाले व्यक्ति को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ परमिशन ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड एज द केस मे बी बाय और एज द केस में बी रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर। मतलब अगर कमिश्नर ने ग्रांट कर दिया, सेंट्रल वाले ने ग्रांट कर दिया, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि स्टेट वाले ने भी ग्रांट कर दिया या यूटी ने भी ग्रांट कर दिया। अगर आपके सेंटर वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि स्टेट ने भी रिजेक्ट कर दिया, और या फिर यूनियन टेरिटरी में अगर हो तो यूनियन टेरिटरी वाले ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो आपको अलग अलग लोगों के पास अप्लीकेशन नहीं करने हैं, आप एक के पास अप्लाई करोगे, एक ने एक्सेप्ट किया तो दूसरे ने भी कर लिया, अगर एक ने रिजेक्ट किया तो दूसरे ने भी रिजेक्ट कर दिया। दिस इज अबाउट योर ई वे बिल। ई वे बिल में एक नया रूल दैट इज 138, इज दिस ओके? चलिए सर, मूविंग टू द लास्ट amendments which are there, that is related to your payment of tax. In your section 49 is एक सबसेक्शन 10 ऐड किया गया है जो क्या बोलता है देखिएगा, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर, क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब कैश लेजर में आपका पैसा अगर टैक्स में है, इंटरेस्ट में है, पेनल्टी में है, फी में है या एनी अदर अमाउंट है, अंडर दिस एक्ट, मतलब सीजीएसटी एक्ट में अगर पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी और सेस in such form or manner and subject to such condition and restriction as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be refund from the electronic cash ledger under this act। तो समझिए, आपके पास जीएसटी में मेजर हेड्स होते हैं, मेजर हेड्स मतलब आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सारे आपके क्या हो गए, मेजर हेड्स। और आपके पास माइनर हेड्स होते हैं जैसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी जिसको फीस बोलते हैं, या फिर अदर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं माइनर हेड्स। अब मैंने समझो कैश में भर दिया, लेट्स से इन आईजीएसटी, कितना, 1 लाख रुपया, ठीक है। अब मुझे ये आईजीएसटी के टैक्स में से निकाल के आईजीएसटी के इंटरेस्ट में डालना है, लेट्स से 50,000। तो पहले ये अलाउड नहीं था,
अब क्या कर सकते हो, पहले अलाउड नहीं था, अब आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो इन एनी हेड। मतलब आप मेजर हेड से एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप आईजीएसटी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इनटू सीजीएसटी, इनटू एसजीएसटी, इनटू यूटीजीएसटी, कोई भी हेड में। आप एक हेड से दूसरे माइनर हेड में भी ट्रांसफर कर सकते हो, और आप मेजर हेड और माइनर हेड भी चेंज कर सकते हो। जैसे अब पैसा कहां पे है, आईजीएसटी के टैक्स में पड़ा हुआ है, तो आप सीजीएसटी के पेनल्टी में भी भर सकते हो, आप किसी में भी इसको पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली गिवन फ्रॉम वेयर, दिस पावर कम्स फ्रॉम योर सबसेक्शन 10। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ये क्या बोलता है कि जब पैसा आप आईजीएसटी में से निकाल लोगे या सीजीएसटी में से निकाल लोगे और दूसरे हेड में ट्रांसफर कर लोगे, तो जिस हेड में से आपने वो पैसा निकाला है उसके लिए ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको वहां से पैसा रिफंड कर दिया गया। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पैसा वहां से निकाल लिया सीजीएसटी से निकाल के आपने एसजीएसटी में पैसा डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने एसजीएसटी में पैसा डिपॉजिट किया एंड सीजीएसटी से उसको रिफंड ले लिया। ठीक है, ये सारा प्रोसेस बैकएंड पे होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये प्रोविजन सिर्फ इसलिए इंसर्ट की गई है ताकि लॉ में सिंप्लिसिटी बनी रहे कि आपने जो पैसा ट्रांसफर किया उसको हमने रिफंड ट्रीट कर लिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ये करने के लिए रूल जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो है रूल 87, जो बात करता है कैश लेजर के बारे में, उसमें सब रूल 13। तो वो क्या बोलता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल transfer any amount of tax, interest, penalty or any other amount available in electronic cash ledger under the act to electronic cash ledger of IGST, CGST, SGST or UTGST or cess in form। इसके लिए फॉर्म कौन सा यूज होगा, GST PMT 09। तो आपको एक अगर लेट्स से एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन व्हाट इन योर MCQs, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इफ आई वांट there is a particular person ABC who wants to transfer, who's paid money in IGST का tax head and wants to transfer that amount into CGST, can he do so? If yes, what is the form which is to be used? So yes, it is allowed and form that is to be used is your GST PMT 09। is this point clear? तो ये फॉर्म में यूज करके आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन हेड टू अदर हेड। चलिए, ये वाला जो है ये सिर्फ सेक्शन इसलिए दिया गया है ताकि आप इस पर्टिकुलर एंट्री, ऊपर जो एंट्री है उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो समझ सको। सो दिस इज ओनली फॉर रीड ओनली पर्पस, आप एक बार पढ़ के भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 53A बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट। वेयर एनी अमाउंट, ध्यान से सुनना, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा ट्रांसफर हो गया to electronic cash ledger of SGST or UTGST, the government shall transfer to the state tax or the union tax account an amount equal to the amount transferred from electronic cash ledger in such manner and within such time as may be prescribed। ध्यान से सुनना क्या लिखा है कि अगर सेंट्रल टैक्स में से स्टेट टैक्स में अगर कुछ पैसा ट्रांसफर हुआ, मतलब सीजीएसटी से अगर कोई टैक्स पेयर एसजीएसटी में ट्रांसफर करता है या यूटीजीएसटी में ट्रांसफर करता है, आईजीएसटी में ट्रांसफर करता है तो नहीं। ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सीजीएसटी में से पैसा निकाल के अगर एस में डालता है या यूटीजीएसटी में डालता है, तो फिर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, जितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया उतना अमाउंट स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। राइट, ये आपको कुछ नहीं करना है, हे टैक्स पेयर तुमको कुछ नहीं करना है, तुमने जीएसटी पीएमटी 09 भर दिया, तुम्हारा काम खत्म। अब आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि जब आपने सीजीएसटी में भरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गया साहब, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने उसको ट्रांसफर किया एसजीएसटी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाके वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को ट्रांसफर कर देगी, और ये ट्रांसफर करने के लिए टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब किया जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो दिस इज व्हाट इज रिटन इन योर सेक्शन 49।
पहले ये पावर नहीं थी कि आप अपने एक क्रेडिट कैश लेजर में जो पैसा है वो दूसरे कैश लेजर में ट्रांसफर कर सको, ये अब पावर आ चुकी है। दिस इज ओनली फॉर कैश लेजर, माइंड यू क्रेडिट लेजर में जो पड़ा है एक क्रेडिट लेजर से दूसरे क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर नहीं होता है। दिस इज ओनली फॉर कैश लेजर बैलेंस। चलिए सर बढ़िया। फिर एक रूल 86A इंसर्ट हुआ है जो बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। कुछ आईटीसी का यूटिलाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया, क्या है देखिएगा। अ न्यू रूल 86A हैज बीन इंसर्टेड इन द CGST रूल्स टू एम्पावर द कमिश्नर। किसको एम्पावर कर रहा है? कमिश्नर ऑब्लिक एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय, या फिर ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया है कमिश्नर ने, टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल। क्या कर सकता है? आईटीसी अवेलेबल जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इन द क्रेडिट लेजर, इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इफ ही हैज रीजंस टू बिलीव। किसके पास रीजंस है? कमिश्नर या ऑफिसर के पास। दैट सच आईटीसी हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल। अगर उसको लगता है कि जो आपने आईटीसी लिया है वो फ्रॉडुलेंटली लिया है या फिर वो इनएलिजिबल है, तो वो क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आपका आईटीसी। रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये सर्कमस्टांसेस दिए हैं, इन्हीं के केस में सिर्फ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। क्या है देखिएगा। आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस और वैलिड डॉक्यूमेंट। अगर आपने टैक्स इनवॉइस या वैलिड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लिया है तो देखो क्या केसेस हो सकता है। बट जो टैक्स इनवॉइस इशू किया गया वो एक ऐसे सप्लायर से इशू किया गया जो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो उसके पते पे वो है ही नहीं, और बाय अ पर्सन नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब एक आपके पास इनवॉइस है बट वो एक ऐसे व्यक्ति ने इनवॉइस दिया है जो उस जगह से, जो जगह उसने बताई है वहां से बिजनेस ही नहीं करता, या फिर वो ऐसा नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर आपके पास इनवॉइस जरूर है बट आपके पास गुड्स आए ही नहीं थे या सर्विसेज आई ही नहीं थी, आपके पास सिर्फ इनवॉइस है जिसके बेसिस पे आपने क्रेडिट लिया है। अगर ऐसा पता चलता है तो भी आपका इनपुट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। या फिर टैक्स इन रिलेशन टू विच हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को अगर टैक्स पे नहीं किया गया तो भी आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फिर अ रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब पहले तो जिसने इनवॉइस दिया था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब जो बंदा क्रेडिट ले रहा है वो अगर एग्जिस्ट नहीं करता या फिर वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कैरी आउट नहीं करता तो आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। या फिर रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी इज नॉट इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, मतलब उसके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है या फिर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो if the ITC is so availed, the restriction can be imposed by not allowing refund of any unutilized amount of such ITC. Such restriction can be imposed for a period of up to 1 year from the date of imposing such restriction. तो ये जो ITC होगा उसका refund आपको नहीं दिया जाएगा, and ये कब तक impose किया जा सकता है? From 1 year from the date of restriction. However, commissioner can withdraw such restriction if he is satisfied that condition for imposing such restriction no longer exist. अगर समझो आपके पास इनवॉइस नहीं था और उसने उसके लिए आपका क्रेडिट डिनाई कर दिया और कल जाके आपने इनवॉइस दिखा दिया, तो अब देयर इज नो मोर कंडीशंस टू इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शन, तो आपका जो कमिश्नर है वो रिस्ट्रिक्शन को हटा भी सकता है बिफोर द lapse of this period which is mentioned above. So this is basically changes which have come in. इसके अलावा there is one more amendment. वो क्या है? वो है कि अगर this is related to interest, अगर आप लेट पेमेंट करते हो जीएसटी, लेट्स से आपकी लाइबिलिटी थी 10 लाख एंड आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था 8 लाख का, तो नेट पेएबल कितना है? 2 लाख का। बट क्योंकि आपके पास 2 लाख कैश नहीं था तो आपने रिटर्न लेट फाइल किया, तो अब क्वेश्चन अराइज होता था वेदर इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ग्रॉस और नेट, मतलब 10 लाख की जो लाइबिलिटी है उस पर लगाना चाहिए या जितना कैश लेजर से पे करना था दैट इज 2 लाख उतने पे लगाया जाए। तो फॉर योर नवंबर अटेम्प्ट जो सेक्शन नोटिफाई जो सेक्शन है उसमें एक प्रोविजो इंसर्ट करके बोला गया कि फाइनेंस एक्ट में बोला गया कि इट शुड बी लेविड ऑन नेट, बट वो नोटिफिकेशन वो जो सेक्शन है उसको नोटिफाई नहीं किया गया है टिल योर अटेम्प्ट का जो एप्लीकेबिलिटी है 30 अप्रैल तक के आपको अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो
तब तक उन्होंने उसको नोटिफाई नहीं किया है। तो फॉर योर एग्जाम पर्पस आपको ग्रॉस पे ही इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, आपको ग्रॉस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और आपको लिखना है इन नोट्स दैट देयर इज विद जो फाइनेंस एक्ट है उसमें मेंशन किया गया है एक प्रोविजन जिसमें बोला गया है कि आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे दैट इज टू बी डन ऑन नेट बेसिस एज दिस पर्टिकुलर प्रोविजन हैज नॉट बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसलिए हमने क्या किया है, वी हैव कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑन ग्रॉस बेसिस। मतलब आप ये भी बता दे रहे हो कि सर वैसे तो ग्रॉस पे नहीं लगना चाहिए, नेट पे लगना चाहिए क्योंकि प्रोविजन आ चुका है लॉ में, बट क्योंकि अभी तक उस प्रोविजन को हमारे एग्जाम के जो 30 अप्रैल तक का जो कट ऑफ डेट है उस तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया था, इसलिए हमने उसको ग्रॉस बेसिस पे ही कैलकुलेट किया गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस इज बेसिकली all the amendments which have been done related to your chapters other than input tax credit and composition scheme. इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग एक लेक्चर होस्ट कर दिया जाएगा ऑन दी यूट्यूब एंड कॉम्पोजिशन स्कीम इज ऑलरेडी बीन होस्टेड ऑन यूट्यूब चैनल, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। बाकी जो आरटीपी के भी अमेंडमेंट्स है वो भी आरटीपी भी जो आया है वो भी मैंने अपडेट कर डाल दिया है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से आरटीपी रिलेटेड चीज़ें भी चेक कर सकते हो, क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।